हेलो स्टूडेंट्स, हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हिस्ट्री क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य के इतिहास हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बिंबिसार का अध्ययन कर लिया था, जो कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे। आज हमारा जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो शासक है उसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु। तो हमने पिछली वाली क्लास में ये क्लियर कर लिया था कि महात्मा बुद्ध के समकालीन ही जो बिंबिसार हैं, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया, साम्राज्यवाद को एक कह सकते हो उन्होंने काफी ज्यादा विकसित किया। पर अब जो अजातशत्रु है उसी प्रोसीजर में आगे बढ़ रहा है। उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया था। जेल में रहने के कारण उसे आत्मग्लानि हुई कि मैंने अपने पिता को जेल में डाल दिया है, जिसने मेरे को इतना बड़ा किया है। जब वो मुक्त करने गया तो बिंबिसार ने खुद को ही यानी चाकू घोंपकर या कटार घोंपकर अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली। और इस कारण क्या है कि कई बार अजातशत्रु को गलत जज कर दिया जाता है कि आखिरकार उसने अपने पिता की हत्या की है। बहुत से इतिहासकार ये बात करते हैं कि अजातशत्रु एक पितृहंता है। पितृहंता होने के लिए बहुत से साहित्य हैं, जैसे जैन साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य हैं। ये सभी प्रकार के साहित्य ये डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरकार उसने अपने पिता की हत्या कैसे की। अब एक चीज मैं आपको और क्लियर करता हूं अजातशत्रु के बारे में यहां, कि अजातशत्रु को जब पितृहंता घोषित किया जाता है तो दोनों के दोनों साहित्य ये बताते हैं कि पितृहंता की ग्लानि उससे इतनी रही कि वो महावीर स्वामी का धर्म स्वीकार कर लेता है। और जो बौद्ध ग्रंथ करते हैं वो ये कहते हैं कि वो पिता की मृत्यु का इतना ज्यादा दुखी हो गया था कि वह महात्मा बुद्ध के पास में आता है और अपने पिता की हत्या का दोष स्वीकार करता है कि महात्मा बुद्ध, मैंने अपने पिता की हत्या कर दी, अब मुझे बताओ उससे जो ग्लानि उत्पन्न हुई है उससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ये महात्मा बुद्ध के समय ये कोटेशन लिखी मिलती है कि महात्मा बुद्ध के सामने उसने ये अटेम्प्ट किया कि मैंने अपने पिता को मार दिया था, ये उसने स्वीकार कर लिया था। पर देखा जाए तो दोनों के दोनों धार्मिक ग्रंथ हैं। अपने धर्म के कई बार क्या होता है, बड़ा चढ़ाकर लिखने के कारण वो लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि आखिरकार जो इतिहास लेखन हुआ है वह सही भी है या नहीं है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि जो अजातशत्रु वो इकलौता पुत्र तो था नहीं, उसके और भी बहुत पुत्र थे। हल बेहल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो अजातशत्रु के समकालीन अन्य उनके भाइयों का उल्लेख मिल रहा है। तो अगर वह पितृहंता होता, अगर वो अपने पिता की हत्या करने वाला होता, तो जो और भाई है वो ऑब्जेक्शन करके प्रजा को और जो मंत्रियों को अपने पक्ष में ले लेते और अपने पक्ष में लेकर वह सत्ता को अपने हाथ में ले सकते थे। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अजातशत्रु शासक बना रहा और वह एक सफल शासक भी रहा। तो इससे यह भी साबित होता है कि कहीं उसको ऑब्जेक्शन का सामना नहीं करना पड़ा। किसी प्रकार किसी मंत्री ने ऑब्जेक्शन किया भी नहीं, न सेना ने विद्रोह किया, न मंत्री ने विद्रोह किया, न भाइयों ने विद्रोह किया। फिर आखिरकार हुआ कैसे? अब यहां पर एक बात और की जाती है। यह तो हो गई कि आखिरकार कितना सत्य है कितना असत्य है कि वह एक पितृहंता है या नहीं है। तो जैन बौद्ध साहित्य तो कह रहे हैं, परंतु वास्तविकता में देखी जाए तो शायद ऐसा कुछ ना हुआ हो। अपने पिता को जरूर कैद कर सकता था, पर हत्या जैसी चीज होने के बाद में क्या है कि कोई भी उस समय, आज क्या यानी हम मध्यकाल की बात करें, आधुनिक काल की बात करें, कभी भी स्वीकार करें तो पितृहंता को पितृहंता ही माना जाता है। उसको फिर प्रजा भी स्वीकार नहीं कर पाती है सही तरीके से, और न वहां के मंत्री स्वीकार कर पाते हैं। परंतु अजातशत्रु तो एक सफल शासक रहा, तो उसने विजय अभियान किए हैं। फिर हम इसके आगे की बात करते हैं कि जैसे ही बिंबिसार की मृत्यु हुई, बिंबिसार की मृत्यु के शोक में महाकोशला की मृत्यु हो गई। बिंबिसार की जैसे ही मृत्यु हुई उसके तुरंत बाद में क्या होता है, महाकोशला की मृत्यु हो जाती है। महाकोशला की मृत्यु क्यों हो जाती है? कहते हैं कि उसे अपने पति की मृत्यु का इतना ज्यादा दुख था कि वह मृत्यु वरण कर लेती है और वो मर जाती है। अब जैसे ये खबर प्रसेनजीत के पास पहुंचती है कि प्रसेनजीत को यह खबर पहुंची कि आखिरकार उसकी बहन अपने पति की मृत्यु के कारण शोक में मर चुकी है, तो बड़ा दुख हुआ उससे कि कहीं मेरी बहन का जो हत्यारा है, जैसे अगर पिता का हत्यारा वह है अजातशत्रु, तो मेरी बहन का हत्यारा भी कहीं अजातशत्रु तो नहीं है। तो इस कारण क्या है, जो काशी का प्रांत बिंबिसार को दहेज में दिया गया था, वो प्रांत वो वापस ले लेता है। प्रसेनजीत क्या है, वो प्रांत वापस ले लेता है और वह नाराज हो जाता है अजातशत्रु से।
तो इस प्रकार क्या है, एक राजनीतिक स्थिति गठित हो जाती है जहां पर कि मृत्यु हुई और उससे अव्यवस्था उत्पन्न हुई। फिर सेकंड जो उस समय का प्रभावशाली राज्य है वंजी राज्य। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि उसको समस्याएं कहां से होने लग गई। एक तो उसे राज्य की वैधता चाहिए थी, पिता की हत्या का दोष था। दूसरा, उसकी महाकोशला जो एक उनकी बिंबिसार की पत्नी थी वो मर गई, तो उसका एक ये ऑब्जेक्शन रहा कि काशी प्रांत उसके हाथ से चला गया। अब तीसरा ऑब्जेक्शन और खड़ा होता है। तीसरा ऑब्जेक्शन ये खड़ा होता है कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व और इन बुकों में जो कोटेशंस है वो मिलती है कि जो विदेह राजकुमारी चेलना थी, जो राजा चेटक की बेटी थी, वो वहां पे क्या है कि उनके दो पुत्र थे, हल और बेहल। हल और बेहल थे, तो हल और बेहल भी क्या है, वह नाराज होकर या किसी अपनी सुरक्षा के लिए वह वंजी गणराज्य भाग जाते हैं, वह वंजी भाग जाते हैं और राज्य छोड़ देते हैं। तो हल बेहल यहां से चले जाते हैं। आखिरकार उनकी क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम्स के लिए जो जैन ग्रंथ ये बोलते हैं कि हल बेहल के पास में 18 लड़ियों का एक हार था, 18 लड़ियों का हार था जो कि हीरो का था। तो जो अजातशत्रु की पत्नी थी पद्मावती, उसको बड़ा पसंद आया, तो उसने कहा कि मुझे ये हार चाहिए। तो उस हार की उसने डिमांड की और इसी कारण क्या है कि वो उन्होंने हार दिया नहीं। और दूसरा, जो अजातशत्रु को उनका एक हाथी पसंद आया था, तो वो हाथी भी उन्होंने देने से मना कर दिया। तो वो हाथी और वो हार लेके वो अपने नाना के पास चले गए और वहीं पर रहने लग गए। और इससे क्या है कि एक वैर उत्पन्न हो गया। वंजी गणराज्य को भी हो गया कि कहीं मेरे जो दोहित्र है वो वहां पे सुरक्षित नहीं है, अव्यवस्था फैली हुई है, हमारे यानी अगर हम रिश्तेदार बने हैं तो कहीं इसलिए तो नहीं बने कि आखिरकार कोई और गद्दी पे बैठेगा तो ये संधियां टूट जाएंगी, क्योंकि वैवाहिक संधि हुई थी इनके बीच में, तो इन संधि को टूटने से रोकने की व्यवस्था की जाए। तो कुछ समय हुआ और ऐसा चलता रहा। अब जो अजातशत्रु है, अब हम उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि अजातशत्रु कौन है, अजातशत्रु के बारे में हम क्या जानते हैं। तो जो अजातशत्रु है वह 492 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा, 492 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और 460 ईसा पूर्व तक गद्दी पर रहा। ठीक है, 492 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा और 460 ईसा पूर्व तक वह गद्दी पर बैठा रहा। अजातशत्रु के पिता का नाम बिंबिसार है। अब अजातशत्रु की माता कौन है? तो इसके लिए कहा जाता है कि ये है अपने आप को विदेही पुत्तो कहता है। विभिन्न साहित्य में क्या है, जैन साहित्य हुए, बहुत साहित्य, उनमें उसका नाम विदेही पुत्तो मिलता है। विदेही पुत्तो मतलब विदेह राज्य की राजकुमारी का पुत्र। तो विदेह राज्य की राजकुमारी का पुत्र होने कारण इसे विदेही पुत्तो कहा गया है। दूसरे इतिहासकार ये कहते हैं कि कहीं ये महाकोशला का तो पुत्र नहीं था। महाकोशला जो कौशल राज्य की राजकुमारी थी, प्रसेनजीत की बहन थी महाकोशला, उसका पुत्र। सेकंड ऑब्जेक्शन ये हो। फिर कई बार कहा जाता है कि किसी अन्य राजकुमार, क्योंकि बिंबिसार ने एक विवाह नहीं किए हैं, 500 विवाह का उल्लेख मिलता है उसके कि उसने 500 बार विवाह किया है, 500 रानियां थी उसकी। तो इस प्रकार उसके ज्यादा ऑब्जेक्शन खड़े होते कि उसकी माता कौन थी, पर ज्यादातर लोग मानते विदेही पुत्तो या महाकोशला में से एक माता हो सकती है, परंतु स्पष्ट तौर पे कोई साहित्य नहीं बोलता कि इसकी माता यही थी। पिता बिंबिसार थे। अब इसके जो बचपन का नाम है वो है कुणिक। ठीक है, जो अजातशत्रु है उनके बचपन का नाम था कुणिक, और वो इसलिए था क्योंकि ये सैनिक दृष्टि से बहुत यानी योग्य व्यक्ति थे। और जो कुणिक थे वो बचपन से ही बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि योद्धा प्रवृत्ति के थे, अच्छी सैनिक व्यवस्था उनको ध्यान थी, अच्छे सैनिक होने कारण उनको सेना में बहुत अच्छा स्थान मिला। और जब बिंबिसार ने यानी एक उसकी योग्यता देखते हुए उसको काफी पद भी प्रदान किए थे। अब हम आगे बात करते हैं कि यह राजा बनने से पूर्व क्या था। राजा बनने से पूर्व इसकी स्थिति क्या है? जो अजातशत्रु है वह जब शासक बना था, जब वो गद्दी पे बैठा था, तो उससे पूर्व वह किस स्थिति में था? यह था चंपा का उपराजा, चंपा का उपराजा। ठीक है,
चंपा का उपराजा मतलब गवर्नर, यहाँ पे सूबेदार कह सकते हैं हम, वहां का व्यवस्था देखने वाला। ठीक है, ये चंपा क्या है? अंगराज्य की राजधानी है। चंपा क्या है? अंगराज्य की राजधानी है। जब बिंबिसार ने आक्रमण किया था ब्रह्मदत्त पर, तो वहां पर आक्रमण करके अंगराज्य पर अधिकार कर लिया था, ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी थी। और बृहदत्त की हत्या करने के बाद में, बृहदत्त की जैसे ही हत्या हुई, अब क्योंकि वहां पर शासन करने वाला कोई था नहीं, अब नया नया राज्य जीता है और एक महाजनपद जीता है, जबकि एक छोटा सा राज्य भी नहीं है, एक बहुत बड़ा महाजनपद था। तो अब जब बृहदत्त की हत्या हो गई, राज्य पर अधिकार हो गया, तो एक प्रॉब्लम यह क्रिएट होने लग गई कि आखिरकार किस प्रकार से वह अपने शासन में अपनी योग्यताओं के अनुरूप वह अंगराज्य पर भी कंट्रोल कर ले, क्योंकि मगध का राजा तो खुद है। परंतु उससे यह समझ में आया कि अब नवोदित राज्य विजित है, विद्रोह भी हो सकते हैं, तो मुझे अपना कोई ना कोई ऐसा उत्तराधिकारी अपने वंशज को ही नियुक्त करना चाहिए जहां पर क्या है, वह वैद्यता भी कहलाए और फिर यहां पर मेरा कंट्रोल भी अच्छा रहे। तो इसके लिए उन्होंने, बिंबिसार ने अजातशत्रु को चुना और अजातशत्रु को वहां का उपराजा नियुक्त कर दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक अनुभव तो अजातशत्रु को प्रारंभ से ही था, सैनिक अनुभव भी मिल चुका था उससे युद्धों के कारण। तो सैनिक अनुभव, प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक अनुभव होने के कारण वह एक योग्य उत्तराधिकारी था सत्ता का। अजातशत्रु को उत्तराधिकारी भी घोषित करके रखा था कि आखिर आप उत्तराधिकारी हैं। अब जो अजातशत्रु है वह अपने पिता की हत्या कर देता है, यानी इसके बाद में जो अगला हमारा पॉइंट बनता है कि बिंबिसार की हत्या या राजगद्दी की प्राप्ति, हम कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं, इसमें कोई पॉइंट बना सकते हैं कि बिंबिसार की हत्या हुई, या फिर हम इसे ऑब्लिक में डाल के ऐसे भी लिख सकते हैं कि राजगद्दी की प्राप्ति किस प्रकार से उसने की। तो उसमें जो हत्या का वर्णन हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है वो इसके अंदर आ सकता है। तो अब उसके बाद में है कि अब इसके विजय अभियान क्या है। ठीक है, विजय अभियान कौन कौन से हैं? तो जो अजातशत्रु है उसके 2 विजय अभियान माने जाते हैं। उन 2 विजय अभियानों में जो पहला विजय अभियान है वो माना जाता है किसका? कौशल पर, कौशल राज्य पर अभियान। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कौशल राज्य पर विजय अभियान उसने क्यों किया। आखिरकार कौशल राज्य पर अधिकार करने के लिए, कौशल राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने क्या प्रयास किए थे। तो कौशल राज्य पर अधिकार करने के लिए उसने एक काम किया था कि कौशल राज्य ने काशी प्रांत, कौशल राज्य का उस समय राजा कौन है? प्रसेनजीत है। प्रसेनजीत जो है उस समय कौशल का राजा है। ठीक है, अजातशत्रु के समय भी कौशल का राजा है और बिंबिसार के समय भी कौशल का राजा कौन है? प्रसेनजीत ही है। अब प्रसेनजीत की बहन महाकौशला का निधन हो जाता है। प्रसेनजीत की बहन महाकौशला का निधन हो जाता है। तो प्रसेनजीत क्या करता है कि काशी का प्रांत तो प्रसेनजीत क्या करता है? महाकौशला के निधन के बाद में वह जो काशी का प्रांत उसने दहेज में दिया था वह वापस ले लेता है, उस पर वापस अधिकार कर लेता है। अब काशी का प्रांत वापस किसके अधिकार में आ गया? कौशल राज्य के अधिकार में आ गया। पर इस पे ऑब्जेक्शन कौन करता है? अजातशत्रु करता है। बोलता अजातशत्रु ये बोलता है कि जब मैंने यहां पर, या जब मैं राजा बना, जब मेरे पिता के समय ये है, हमारे राज्य का हिस्सा है, तो आप इस राज्य को बदल नहीं सकते, सत्ता में परिवर्तन आप नहीं कर सकते, सत्ता वैसी की वैसी ही रहेगी। काशी का राज्य जो है वो मगध साम्राज्य का हिस्सा ही बना रहेगा। तो उसने काशी प्रांत के लिए मना कर दिया, परंतु प्रसेनजीत ने क्या, सैनिक अभियान करके और वहां पर काशी प्रांत पर पुनः अधिकार कर लिया। अब
जो है एक इशू क्रिएट हो गया कि आखिरकार उसे वापस काशी का राज्य चाहिए था, काशी का क्षेत्र उसे वापस चाहिए था अजातशत्रु को। तो अजातशत्रु ने क्या है, सेना गठित की और सेना गठित करके उसने प्रसेनजीत पर आक्रमण कर दिया। प्रसेनजीत पर जब आक्रमण किया तो इस युद्ध में क्या है, प्रसेनजीत से युद्ध करते समय वह पराजित हो जाता है, युद्ध में वो पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद में यह होता है कि अब इश्यू ये क्रिएट हुआ पराजित होने के बाद में कि अब सत्ता का उपभोग कौन करेगा। यानी जब प्रसेनजीत ने उसे पराजित कर दिया तो प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को बंदी बना लिया। अजातशत्रु क्या है, बंदी बना लिया, बंदी गृह में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वह दंड देना चाहता था कि आखिरकार तुमने भी तो अपने पिता को बंदी गृह में डाला है। पराजित करने वाले जाने नहीं दिया, न हत्या की। हत्या करने से क्या होगा, एक बैर उत्पन्न हो जाएगा। जो क्या है, बैर उत्पन्न क्यों होगा? क्योंकि एक शासक की आप हत्या कर रहे हो तो एक तरह से राज्य की हत्या कर रहे हो आप, तो वो बैर उत्पन्न कर देगा। और उसके कारण क्या है, वो ज्यादा युद्ध की स्थिति चाहता नहीं था खुद भी प्रसेनजीत, और उसने आगे बढ़कर आक्रमण भी नहीं किया था, परंतु उसने रक्षात्मक तौर पे अजातशत्रु से युद्ध किया था। अजातशत्रु ने युद्ध किया तो इस कारण उसने युद्ध किया, नहीं तो प्रसेनजीत ने कोई आक्रमण नहीं किया था मगध पर, बस उसने काशी का प्रांत वापस ले लिया था, जो कि एक उसने दहेज में दिया हुआ प्रांत है। तो अजातशत्रु अब बंदी बन चुके हैं, बंदी थे, पर जब ये बंदी गृह में थे तो प्रसेनजीत की पुत्री थी वजीरा। यह क्या है, अजातशत्रु को रोजाना खाना देनी आती थी और उसको देखती थी, क्योंकि एक राजा है तो वजीरा क्या है, प्रसेनजीत की पुत्री थी और अजातशत्रु को खाना देने आना और उसकी देखभाल करना, काम करने लग गई। तो इनके बीच में यानी प्रेम हो जाता है अजातशत्रु और वजीरा के बीच में। और इसी कारण क्या है, जब ये खबर प्रसेनजीत के पास पहुंचती है तो प्रसेनजीत क्या करता है, वजीरा और अजातशत्रु का विवाह करवा देता है, अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु के साथ में करवा देता है। तो इससे क्या हुआ कि इनका पुनः वैवाहिक संबंध बन जाता है। वजीरा के साथ शादी करने से अजातशत्रु का वैवाहिक संबंध बन जाता है। अब प्रसेनजीत क्या है, उसका ससुर बन गया, यानी संबंधी बन गया। वजीरा से विवाह हो गया अजातशत्रु का, और साथ में उसे काशी का जो प्रांत है वो दहेज में मिल गया वापस। जिस काशी के प्रांत को वो युद्ध से नहीं जीत पाया, वजीरा के कारण वह है क्या, दहेज में उसे प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार कौशल राज्य पर उसका अभियान असफल रहा, परंतु वजीरा से शादी होने के कारण उसे काशी का प्रांत प्राप्त हो गया। और इस प्रकार क्या है कि एक ये कह सकते हो प्रॉपर्ली कंटिन्यूसली जो युद्ध हुए हैं उसमें अजातशत्रु का काफी ज्यादा हेल्प कौन कर रहा है, यहाँ पर कौशल राज्य कर रहा है, प्रसेनजीत कर रहा है। अब जो इसके अलावा दूसरा अभियान है, ठीक है, जो दूसरा अभियान है वो दूसरा अभियान कौन कर रहा है, दूसरा अभियान उसने किया वंजी गणराज्य पर, वंजी गणराज्य पर। अब वंजी गणराज्य पर उसने कैसे आक्रमण किया उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि अजातशत्रु गद्दी पर बैठने के बाद में यानी अपने आस पड़ोस के क्षेत्रों को बहुत सुरक्षित करना चाहता था, क्योंकि पितृहंता का आरोप उस पर लगा हुआ था, बहुत सी कंट्रोवर्सी उसके शासन में चल रही थी। तो एक ऑब्जेक्शन खड़ा हुआ था कि आखिरकार किस प्रकार से वह अपने राज्य की वैधता दे। राज्य को वैध सिद्ध करने के लिए जरूरी था कि आखिरकार आप किस प्रकार से शासन संभाले, या आस पड़ोस की जो राज्य है उनके साथ ट्रीटी करो या फिर बैटल करो, किसी भी तरीके से आपको क्या है अपने राज्य को सुरक्षित करना है। तो अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठा था तो उसके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वंजी गणराज्य। वो एक इतना शक्तिशाली गणराज्य था कि उसके बारे में बहुत से यानी प्रयास कर चुके हैं, क्योंकि एक ऐसा समूह, क्योंकि उस समय जो जितने गणराज्य थे वो निर्बल थे, उन पे कोई भी अटैक करता और वहां पर अधिकार कर सकता था, परंतु वंजी गणराज्य ऐसा था जिस पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं था। तो ऐसे समय में क्या है, वंजी गणराज्य एक ऐसा गणराज्य था जहां पर अधिकार करना मुश्किल था। तो अजातशत्रु ने क्या है, दो उसके मंत्री थे, एक सुनिधि और एक वसराज, दो उसके मंत्री है, सुनिधि और वसराज, ये दो मंत्री थे। इन दोनों के साथ वो डिस्कशन करता है कि आखिरकार हमें वंजी गणराज्य पर कैसे विजय प्राप्त करनी है। अब बात आती है कि उसने वंजी गणराज्य पर आक्रमण किया क्यों, तो उसके लिए दो बातें कही जाती है कि उसने एक साम्राज्य विस्तार के लिए और अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए किया। ठीक है, यह तो सीधा कारण है और स्पष्ट कारण है, और होता भी यही है कि साम्राज्य विस्तार के कारण ही लोग
एक दूसरे राज्यों पर अधिकार करते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं। यहां पर दूसरा पॉइंट यह रखा जाता है कि हल और बेहल यानी परिशिष्ट पर्व और जो जैन ग्रंथ है उनमें यह उल्लेख मिलता है कि जो चेल्लना के पुत्र थे हल बेहल, उनके पास 18 लड़ियों का हार था, हाथी था। तो अजातशत्रु जैसे गद्दी पे बैठा तो उसने डिमांड रखी कि आप ये मुझे सौंप दो, ये चीजें आपके पास शोभा नहीं देगी, यह राजा के हाथ में शोभा देती है, तो राजा के हाथ में ऐसी चीज शोभा देगी तो आप ये चीज मुझे दे दो। परंतु क्या हुआ कि जो हल बेहल थे उन्होंने मना कर दिया और वह चुपके से क्या है अपने नाना के पास चले गए। नाना कौन है? चेटक। चेटक जो है उनके नाना थे, उनके पास वो चले जाते हैं। चेटक के पास जाकर वो क्या करते हैं कि उनसे आग्रह करते हैं कि हमें यहाँ पे सुरक्षा दो, मैं अपने राज्य में सुरक्षित नहीं हूँ। वो ये नहीं बोलते चेटक से कि चेटक यानी नाना जी हमारे लिए हमारे भाई ने मुश्किलें खड़ी कर दी है और आप हमारी सहायता करें, आक्रमण करके उससे परास्त करें। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहां पर वो केवल सुरक्षा कारणों से चले गए थे और उन्होंने कोई आक्रमण के लिए वंजी के राजा को नहीं उकसाया। पर थोड़े समय बाद में होता यह है कि जो सत्ता है, जो शासन व्यवस्था है, उसमें एक ऑब्जेक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। कैसे होता है? हल बेहल वहां पहुंच जाते हैं, राज्य की सारी उठ बैठ वो लेके चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे रहने वाले पुत्र हैं, आखिरकार किसी और राज्य में जाते हैं तो सत्ता को तो खतरा रहता ही है। तो अजातशत्रु के मन में भय था कि आखिरकार हमें किसी भी तरीके से हो कि एक सुरक्षात्मक कार्य करना चाहिए और हमें वंजी गणराज्य को हराना चाहिए। अंगराज्य को हम हरा चुके हैं, प्रसेनजीत मेरा ससुर बन गया है। अब जो हमारा दूसरा दुश्मन है वो है वंजी। अब वंजी राज्य पर अधिकार करके हमें क्या अपने राज्य को सुरक्षित कर लेना चाहिए। पर इस प्रयास के लिए जरूरी था कि वंजी गणराज्य को कैसे परास्त किया जाए, क्योंकि वंजी गणराज्य क्योंकि वो प्रसेनजीत पर आक्रमण करके देख चुका है कि वो सैनिक दृष्टि से इतना योग्य नहीं है कि वह जीत सके। तो उसने वत्सराज से कहा कि आप पता करिए कि किस प्रकार से हम वंजी गणराज्य को हरा सकते हैं। तो वंजी गणराज्य को हराने के लिए वह वत्सराज को कहता है। वत्सराज क्या करता है? उस समय महात्मा बुद्ध जीवित थे। वो महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं वत्सराज और पूछते हैं। महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे और उनके सामने बैठ जाते हैं जाकर और कुछ धर्म की बातें सुन लेते हैं। तब वो बोलते हैं कि मुझे एक समस्या है, कुछ पूछना है। तो महात्मा बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे उस समय कि उनके पास कोई समस्या आती थी या कोई डिस्कशन करने आता था, वो कभी भी उससे मना नहीं करते थे, वो तुरंत उससे डिस्कशन करने लग जाते थे। तो वत्सराज ने क्या है कि बोला कि मुझे ये बताइए कि आखिरकार जो गणराज्य होते हैं या फिर जो शक्तिशाली गणराज्य होते हैं उनकी मजबूती यानी जो अभी तक टिके हुए ऐसे गणराज्य हैं, इन गणराज्यों के टिके होने का कारण क्या है? जिस प्रकार वंजी गणराज्य आज भारत का शक्तिशाली गणराज्य है, उसकी इतनी बड़ी शक्ति है कि उससे कोई यानी सभी लोग भयभीत रहते हैं, कोई उस पर आक्रमण नहीं कर रहा है। तो आखिरकार क्या कारण है कि लोग उस पर आक्रमण नहीं करते हैं या फिर उसकी शक्ति को किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है? तो उनकी जो यानी कह सकते हैं उनकी जो यानी पावर है उसका कारण पूछा, यानी उनकी शक्ति का कारण, और दूसरा इनकी शक्ति को नष्ट करने का उपाय भी पूछा। तब महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यह लोग एक तो समूह में काम करते हैं, जब कोई चीज समूह में काम करती है तो उसे तोड़ना आसान नहीं होता है। वंजी संघ 8 गणराज्यों का समूह है। वंजी संघ क्या है? 8 गणराज्यों का समूह, यानी 8 तरह के लोग वहां पर मिलकर कर रहे हैं और 8 तरह के लोग 8 तरह का ज्ञान रखते हैं। यानी 8 लोग, हर लोग एक जैसे तो होते नहीं है, सब में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अब वह 8 लोग जो कर रहे हैं शासन, तो वो 8 लोग क्या है कि अलग अलग विशेषताएं रखते हैं और इस कारण वह एक दूसरे की कमी का नाश भी करते हैं और अपने राज्य को सशक्त भी कर पा रहे हैं। तो उन्होंने जब ये बताया कि आखिरकार उनकी मजबूती के कारण उनकी ये है यानी ये चीज है, तो उन्होंने फिर पूछा कि आखिरकार हम वंजी जैसे गणराज्य का अंत करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने बताया कि उनके बीच में फूट पड़ जाए, यानी आपसी मतभेद हो जाए और किसी निर्णय पे ना पहुंचे, ऐसी अवस्था में दूसरा उनकी जो यानी उनकी जो मीटिंग्स होती है वो मीटिंग्स अवरुद्ध हो जाए, यानी वो मीटिंग्स होना ही बंद हो जाए। क्योंकि जो वंजी गणराज्य है वहां पे 8 लोग समूह कर रहे तो एक ट्रस्ट तो बना रखता,
ट्रस्टी तो है वो एक तरह से, वहां पे एक शासक को नियुक्त किया हुआ है, पर वो 8 लोग ट्रस्टी है, वो आपस में डिस्कस करके निर्णय लेते थे। यानी कोई भी अगर रिजल्ट लेना है, कोई भी डिस्कशन करना है, तो वो सब मिलकर करते थे। तो इस कारण क्या है, वो 8 लोगों को समूह जब काम करता है तो मीटिंग होती थी। तो महात्मा बुद्ध ने बोला जब उन 8 लोगों की मीटिंग, यानी उनका आपसी जुड़ाव खत्म हो जाएगा, उनके बीच में भेद पड़ जाएगा, और यही एकमात्र ऐसा कारण है जिससे क्या है कि वंजी संघ का अंत हो सकता है। अजातशत्रु के ये चीज वो समझा था वत्सराज गया और उसने बताया कि ऐसा होता है। अब अजातशत्रु बोलता है कि तुमने कारण तो पता कर लिया, तुमने तरीका भी पता कर लिया, अब ये काम करेगा कौन? तो वत्सराज ने सुझाया कि यह काम मैं करूंगा, आप मुझे धक्के देकर यहां से निकाल दीजिए, मुझे प्रताड़ित करिए, प्रताड़ित करके मुझे यहां से भगा दीजिए। इस चीज यानी ये जो वार्तालाप हमारी हुई है, इसके बारे में मेरे और आपके अलावा कोई ना जाने, ये बात हम दो के बीच में रहे कि ये हमारा एक नाटक है। तो एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है अजातशत्रु के द्वारा कि वह जो वत्सराज है उसे प्रताड़ित करता है, प्रताड़ित करके उसे यहां से देश निकाला दे देता है, देश निकाला देकर भेज देता है। जब देश निकाला मिल जाता है वत्सराज को, तो वत्सराज क्या है कि कहां शरण लेता है? वैशाली में, वैशाली के पास जाता है, वह वैशाली में जाकर शरण मांगता है। अब वहां पे जो है उन्हें भी पता था कि आखिरकार ऐसा हुआ है, क्योंकि दरबार की खबरें तो मिलती रहती है, आंतरिक नीतियों की खबर किसी को नहीं मिलती है, पर दरबार में जो इतने बड़े दरबार में जो क्रियाएं हो रही है उसकी खबर तो प्रत्येक शासक को पहुंच जाती थी। तो वहां पे वंजी संघ में भी बात पहुंच गई थी कि आखिरकार वत्सराज को देश निकाला दे दिया गया है, उसको प्रताड़ित किया गया है, वत्सराज की स्थिति खराब हो गई है। तो वो जब शरण मांगता है तो उसे वहां पर शरण दे दी जाती है, क्योंकि वत्सराज एक योग्य मंत्री था, वह चतुर व्यक्ति था, तो सब लोग उसकी योग्यता को जानते थे और उसे शरण दे देते हैं। शरण देने से क्या होता है कि जब वह वहां पर पहुंचते हैं, शरण मिल जाती है, तो एक प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है वहां पर कि वत्सराज धीरे धीरे उन 8 गणराज्यों में क्या है भेद पटक देता है। भेद पटकता है क्या है कि आपसी बोलते हैं कि आप इतने योग्य हो, आपको इस पद पे काम करना चाहिए, ये तो आपको गलत राय देता है, आपको नीचा दिखाता है। तो उनके अंदर मैं जागृत करता है, मैं जागृत करके उनके बीच में भेद पटक देता है। तो उनके बीच में आपसी फूट पड़ जाती है, और जिसके कारण क्या है कि वो जो मीटिंग्स होनी थी उनकी रेगुलरली, वो मीटिंग्स होना बंद हो जाती है। तो उनके बीच में फूट पड़ जाती है, और उनके जो जुड़ाव का हिस्सा था मीटिंग्स करना, वह भी खत्म हो जाता है। तो इस कारण क्या है कि वत्सराज ने वहां की आंतरिक स्थिति को दुर्बल कर दिया, वहां के लोगों के बीच में भेद पटक कर उसने वहां पे आंतरिक स्थिति को दुर्बल कर दिया, और ये खबर क्या है अजातशत्रु के पास में पहुंचा दी। अब अजातशत्रु क्या करता है इसके बाद में? अजातशत्रु यह करता है कि अजातशत्रु उसके बाद में तुरंत एक डिसीजन लेता है कि मुझे किसी भी प्रकार से कंटिन्यूअसली ये काम कंप्लीट करना है, मुझे वंजी गणराज्य पर अधिकार करना है। वह क्या करता है, गंगा और सोन नदी का जो संगम स्थल है, गंगा और सोन नदी का जो संगम स्थल है, वहां पर एक दुर्ग क्रिएट करता है, एक दुर्ग बनाता है, जिसे आज हम पाटलिपुत्र बोलते हैं ना, जो आगे जाके मगध की राजधानी बनेगी। वो पाटलिपुत्र क्रिएट कौन कर रहा है? पहले अजातशत्रु। अजातशत्रु गंगा और सोन नदी के तट पर, संगम स्थल पर पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। अब पाटलिपुत्र की स्थापना हो चुकी है, अब वहां पर क्या करता है कि वह अच्छी तरह से दुर्गीकृत कर लेता है। पाटलिपुत्र बहुत सुरक्षित स्थल था उस समय का, क्योंकि नदियों का संगम स्थल है, तो सुरक्षित था, दुर्ग बन गया। अब उसने क्या है कि एक विशाल सेना गठित की और वंजी गणराज्य पर आक्रमण कर दिया। वंजी गणराज्य पर आक्रमण कर दिया, और वंजी गणराज्य पर आक्रमण किया तो उसने 2 नए हथियार इजाद किए। 2 नए हथियार थे उसके पास में, एक तो था रथ मुसल, और दूसरा था महाशिलाकंटक। एक तो रथ मुसल था और दूसरा था महाशिलाकंटक। तो यह 2 जो है हथियार वह प्रयोग में लेता है वंजी गणराज्य पर आक्रमण करने के लिए। तो जो रथ मुसल है, यह एक ऐसा था कि जो रथ होते थे ना, उनमें तेज धारदार तलवारें या नुकीली चीजें लगाई हुई थी, जिससे क्या जब वो रथ चलता था तो उससे
क्या है, आसपास के लोग मर जाते थे। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी है तो उसमें जो उसका वो था ना, शिवगामी का बेटा, वो जो रथ चलाता है, जो आगे ऐसे घूमती रहती है वो तलवारें सी, तो उस तरह का कुछ ऐसा था जिसमें क्या है कि रथ मुसलमान, यानी उससे रथ के पास में उनकी चीजें, नुकीली चीजें जुड़ी होती थी। जो भी अगर रथ पे कोई आक्रमण करता है या रथ के आसपास में आता था तो वो नुकीली चीजें उन्हें काट देती थी और उससे क्या है कि सेना को क्षति पहुंचती थी। दूसरा जो चीज है महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक क्या है? महाशिलाकंटक एक इस तरह का यह होता है जहां पर क्या है कि एक तरह का गुलेर होता है ना, गुलेर, जिसमें आपने पत्थर रखे और वो पत्थर फेंक दिए जाते थे। तो एक तरह का इस तरह का हुआ कि जिसमें हुक्स क्रिएट हुए कि जैसे ये हुआ, अब ये किसी चीज से जुड़ रखा है, पत्थर डाला इसमें और छोड़ा तो वो ऊपर जाके आगे गिरा, तो सेना पे गिरने से क्या है, सेना को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। तो इस तरह से महाशिलाकंटक और रथ मूसल, ये दो चीजों का उसने प्रयोग किया है। महाशिलाकंटक से दूर का हथियार है, रथ मूसल निकट का हथियार है। तो इन दोनों तरीके के उसने प्रयोग किया है, रथ मूसल और महाशिलाकंटक। और इन दोनों के कारण ही क्या है, एक तो उनकी फूट पटक दी, जब आक्रमण करके सेना पहुंचा, दुर्ग तैयार कर लिया और रथ मूसल महाशिलाकंटक जैसे हथियार बना लिए। तो इससे क्या है कि जो अजातशत्रु है उसने बड़ी आसानी के साथ में वंजी गणराज्य पर अधिकार कर लिया और वंजी गणराज्य को मगध राज्य में मिला लिया। इस प्रकार क्या है कि ये अजातशत्रु का जो है वो वंजी गणराज्य पर अधिकार हो जाता है और उसका अधिकार होने से क्या है कि वहां पर कंट्रोल बन जाता है। यह अजातशत्रु के लगभग यानी विजय अभियान थे। फिर ये कहा जाता है कि अजातशत्रु का धर्म क्या है, यानी अजातशत्रु का धर्म क्या है। तो अजातशत्रु के धर्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था। तो मोस्टली जितने इतिहासकार वो यही मानते हैं कि अजातशत्रु का जो धर्म जो स्वीकार किया वो बौद्ध धर्म स्वीकार किया है। महात्मा बुद्ध उनके समकालीन थे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु भी अजातशत्रु के समय होती है। अजातशत्रु उनके अस्थि अवशेषों पर अधिकार जताता है और वहां पर स्तूप भी बनवाता है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि उसका जो यानी अजातशत्रु का क्या है कि अजातशत्रु का जुड़ाव था महात्मा बुद्ध के साथ में। महात्मा बुद्ध के लगभग वह सिमिलर एज के भी थे, ज्यादा बड़े नहीं थे अजातशत्रु भी इतने, पर लगभग उनकी एज सिमिलर थी। तो एज सिमिलर होने के कारण, और दूसरा अब जो महात्मा बुद्ध है उनकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी थी। वो लोगों को बहुत यानी इजी वे में नॉलेज क्रिएट करते थे, बहुत आराम से वह लोगों को ज्ञान देते थे और यानी प्रैक्टिकल नॉलेज देते थे। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होने के कारण और उनकी यथार्थता के कारण क्या है कि जो अजातशत्रु था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। और दूसरा यहाँ पर यह भी मिलता है कि अजातशत्रु ने जब अब यानी बिंबिसार की हत्या हो गई तो गद्दी में बैठने के बाद में क्या अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के पास जाता है और अपने अपराध की क्षमा मांगता है और कहता कि मैं अपने पिता की मृत्यु का ग्लानि लेके चल रहा हूं, मुझे अपने पिता की मृत्यु की ग्लानि है। तो इसके कारण भी हम ये कह सकते हैं कि आखिरकार जो अजातशत्रु है उसका जुड़ाव या उसका जो यानी कह सकते हो कनेक्शन वह उन लोगों के साथ में था। फिर हम इसके आगे की बात करते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से अजातशत्रु का ये हो गया। अजातशत्रु की मृत्यु हो जाती है 460 ईसा पूर्व में। इसके लिए भी कही जाती है कि अजातशत्रु की भी हत्या होती है, उसका पुत्र उदयनी उसकी हत्या कर देता है। परंतु ज्यादातर क्या है कि बहुत से इतिहासकार क्या है एक कथा मिल जाती है फिर रेगुलरली वही चीज लिखते रहते हैं कि पितृहंता पितृहंता पितृहंत्या। तो उदयनी अजातशत्रु के बाद में अगला शासक बनता है और उदयनी उस समय का कह सकते हो आपकी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने स्पष्ट तौर पे यानी एक सफल शासन निभाया अपने पिता की तरह। उदयनी अगला शासक बनता है, गद्दी पे बैठता है वह 460 ईसा पूर्व में। 460 ईसा पूर्व में वह गद्दी पे बैठ जाता है उदयनी और यह अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। उदयनी जैसे ही गद्दी पे बैठता है तो उस गद्दी पर बैठने के बाद में उसका क्या है कि जो जुड़ाव है वह मुख्यतः किससे की तरफ रहता है, धर्म की ओर न रह के राज्य की ओर ज्यादा रहता है। 460 से 444 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। 444 ईसा पूर्व तक उदयनी शासन करता रहा। इसके समय की यह महत्वपूर्ण घटना यह रहती है कि उदयनी ने कुछ विशेष कार्य नहीं किए हैं।
कुछ विशेष कार्य नहीं किए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बुद्ध पढ़ाया होगा, वहाँ तो बुद्ध में यहाँ पे अजातशत्रु के समय एक प्रथम बौद्ध संगीति भी हो रही है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन है ना अजातशत्रु के समय होता है, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद में ही वह आयोजित होती है। तो यह भी इसके अंदर जोड़ सकते हैं हम। उदयनी जो है, उदयनी अजातशत्रु के बाद में अगला शासक बनता है, अजातशत्रु का बेटा है, 460 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठता है और 444 ईसा पूर्व तक वह गद्दी पर बैठा रहता है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर? इसकी इंपॉर्टेंस केवल इतनी है कि उदयनी वह शासक है जिसने गद्दी पर बैठने के पश्चात अपने राज्य को सुदृढ़ किया, अपने राज्य को सुदृढ़ किया। उदयनी जो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या है कि जो दुर्ग का निर्माण गंगा और सोन नदी पर अजातशत्रु ने किया था, उदयनी ने उसको और बढ़ाया और उसको पाटलिपुत्र बना दिया। उदयनी ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे राजधानी बना दिया। उदयनी ने क्या है, पाटलिपुत्र की स्थापना की गंगा और सोन नदी के तट पर, और इस पे दुर्ग की निर्माण तो पहले ही अजातशत्रु कर चुका है, दुर्ग तो पहले ही बन चुका है। अब उदयनी ने क्या किया, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से क्या है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लेते हैं। अजातशत्रु के समय तक राजगृह मगध राज्य की राजधानी रहते ही है, परंतु उदयनी क्या करता है, मगध की राजधानी परिवर्तित करके राजगृह से कहां ले जाता है, पाटलिपुत्र ले जाता है। यह उदयनी की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अब उदयनी के बाद में जो है यह एक इसका और क्या काम है कि उदयनी के जो पाटलिपुत्र है, इस पाटलिपुत्र को कुसुमपुर भी कहते हैं, कुसुमपुर, ठीक है, पाटलिपुत्र को कुसुमपुर भी कहा जाता था। अब इसके बाद में एक फैक्ट और मिलता है कि उदयनी भी है वो क्या का गवर्नर था, चंपा का गवर्नर था। अजातशत्रु ने क्या है कि उसे चंपा का गवर्नर बना के रखा था, तो चंपा का गवर्नर रहा था, शासक बनने से पूर्व उसमें चंपा में शासन संभाला है और वहां पर कार्य उसने किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अजातशत्रु की तरह ही यह भी एक यानी राजनीतिज्ञ था, प्रशासनिक व्यक्ति था, और इसी कारण यह आगे जाकर गद्दी पर बैठता है। पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना करता है उदयनी, और उदयनी के बाद में अन्य तीन शासक बैठते हैं गद्दी पर उदयनी के बाद में। तो उनमें अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक, ये तीन नाम से जो शासक गद्दी पर बैठते हैं। अनिरुद्ध बैठता है, मुंड बैठता है, नागदशक बैठता है। इन तीनों शासकों का उल्लेख कौन कर रहा है? इन तीनों शासकों का उल्लेख जैन ग्रंथ भी करते हैं और बौद्ध ग्रंथ भी करते हैं, ठीक है। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ करते हैं। नाम कौन कौन से हैं? अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक, यह तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने उदयनी के पश्चात शासन किया है। और फिर आगे जाकर क्या है कि इस वंश का अंत हो जाता है, और इस वंश का अंत कब होता है? 412 ईसा पूर्व में। 412 ईसा पूर्व में इस वंश का अंत हो जाता है, ठीक है। 412 ईसा पूर्व में अंत हो जाता है। और इस वंश का अंत कौन करता है? हर्यक वंश का अंत करता है शिशुनाग। हर्यक वंश का अंत कौन कर रहा है? शिशुनाग। और शिशुनाग वह व्यक्ति है जिसने इस वंश का अंत करने के पश्चात यहां पर शासन कर लिया था, ठीक है, यहां पर अधिकार कर लिया था और अपने नए वंश की स्थापना वो यहां पर कर देता है। तो इस प्रकार ये हमारा जो हर्यक वंश था यह हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने यानी जो भी पढ़ना था लगभग वो हम सब पढ़ चुके हैं कि यह किस प्रकार से गद्दी पे बैठते हैं और एक दूसरे की हत्या करते रहते हैं और आगे जाके ये सत्ता हस्तांतरण हो जाता है। तो अब जो हमारा अगला वंश है वो वंश है, उसका नाम है शिशुनाग वंश। कौन सा वंश है? शिशुनाग वंश।
अब शिशुनाग वंश का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें शिशुनाग वंश के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि आखिरकार शिशुनाग वंश ने किस प्रकार शासन किया था। तो शिशुनाग वंश जो है कि हर्यक वंश के पश्चात गद्दी पर बैठने वाले वंश का शासक है शिशुनाग वंश। उसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। उसके बाद में उसका बेटा काकवर्ण गद्दी पे बैठता है और फिर इसके बाद में जो उनके शासकों का वर्णन है वो धुलमिल हो जाता है, किन्हीं और शासकों का वर्णन हमें नहीं मिलता है। तो जो शिशुनाग वंश है वह आखिरकार जो है कि एक ऐसा वंश था जिसने गद्दी पर बैठने के पश्चात ज्यादा कुछ नहीं किया है। शिशुनाग वंश जो है उसका मैं केवल छोटा सा करवाऊंगा। शिशुनाग वंश, ठीक है। ये 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व का जो टाइम है वह किसका है? वह शिशुनाग वंश का शासनकाल माना जाता है। इसमें जो दो महत्वपूर्ण शासक हैं वो कौन कौन से हैं? शिशुनाग और दूसरे हैं काकवर्ण। दूसरे हैं काकवर्ण। काकवर्ण को ही कालाशोक कहा जाता है। काकवर्ण को क्या है? कालाशोक कहा जाता है। जो शिशुनाग है उनके बारे में बताता हूं कि इसका नाम कैसे पड़ा। कि कहा जाता है कि शिशुनाग जो है वह वंजी गणराज्य के पैदाइश है। वंजी गणराज्य में वह पैदा हुआ था, परंतु अजातशत्रु के समय अधिकार में हो गए मगध में, तो इस प्रकार वो मगध का हिस्सा बन चुके थे। अब इसका नाम शिशुनाग कैसे पड़ा? शिशुनाग ऐसे बताते हैं, इसके बारे में कथा मिलती है कि जब यानी ये जब लोगों को मिला था, यानी अनाथ की तरह मिला था यह, तो यह जब शिशु एक यानी पेड़ के नीचे रखा हुआ था, उस पेड़ के नीचे इस शिशु की रक्षा एक नाग कर रहा था। नाग फण फैला के बैठा हुआ था और इसकी रक्षा कर रहा था शिशु की। इसी कारण माना जाता है कि उसी नाग का शिशु, यानी शिशु का, यानी शिशु किसका है? नाग का। नाग उसकी रक्षा कर रहा है पिता के समान, तो उसका नाग का शिशु होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? शिशुनाग बोला जाता था। तो शिशुनाग यह नाम पड़ा उसका। अब यह जो है कि यह अजातशत्रु के समय ही यानी वो जो मगध राज्य के अधीन हो जाता है। मगध के अधीन होने के बाद में यह धीरे धीरे अपने कार्य में प्रगति करता रहता है। और यह जब हर्यक वंश का शासन काल था, तो शिशुनाग जो हर्यक वंश का शासन काल चला था उस समय यह काशी राज्य का प्रांतपति था। काशी राज्य था उसका प्रांतपति था। प्रांतपति मतलब सूबेदार, उपराजा कह सकते हो वहां का। तो वहां का प्रांतपति वह नियुक्त था काशी प्रांत में। अब क्या है कि होता क्या है कि जो मगध और पाटलिपुत्र की प्रजा थी वह पितृहंता शासकों से परेशान थी। सत्ता परिवर्तन हो रहा था, अपने पिताओं के उनके या जो पुत्र थे सत्ता के लिए अपने पिताओं की हत्या कर रहे थे। अजातशत्रु के साथ भी ऐसा हुआ, उदयनी के साथ भी ऐसा हुआ। और कहा जाता उनके बाद के जितने भी शासक बैठे सब पितृहंता है। तो प्रजा परेशान हो चुकी थी अव्यवस्थाओं के कारण, उन पितृहंता राजाओं के कारण। तो उन्होंने क्या है कि एक साथ इकट्ठे होकर कुछ मंत्रियों के साथ में पहुंच गए। कहा? शिशुनाग के पास में। शिशुनाग के पास गए और उन्हें बोले कि आप इन शासकों को हटा दो और गद्दी पर बैठ जाओ। आप इन शासकों को हटा के गद्दी पर बैठ जाओ, क्योंकि यह तो पितृहंता है, यह शासन में अव्यवस्था लेके बैठे हैं। इन अव्यवस्था का नाश आप कर सकते हो। तो शिशुनाग को आमंत्रित किया जाता है सत्ता स्थानांतरण के लिए, और शिशुनाग जाते हैं और वह हर्यक वंश के शासक नागदशक का अंत करके खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं। नागदशक की हत्या हो जाती है और शिशुनाग खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं। गद्दी पर बैठने के बाद में जो शिशुनाग है वह अपने राज्य की दो राजधानी रखते हैं। इनके राज्य की कौन सी दो राजधानियां हैं? एक तो इनकी जो पुरानी मगध की राजधानी थी वो, और जो दूसरी राजधानी वो है वैशाली। वैशाली इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका यानी जो कह सकते हो बाय बर्थ होम टाउन जो था वो वैशाली था। ठीक है, तो इस कारण वहां से जुड़ाव था। उन्होंने अपने राज्य की दूसरी राजधानी वैशाली बनाई और दूसरी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र और जो वैशाली है वह उनके राज्य की राजधानी बनी रहती है।
शिशुनाग के पास में बस इतना ही कुछ था। उन्होंने अंग, काशी, वैशाली यानी वंजी गणराज्य और मगध पर अधिकार करके वहां का शासन सुदृढ़ किया था। अब हम बात करते हैं कालाशोक और काकवर्ण की। तो कालाशोक और काकवर्ण है जो शिशुनाग का पुत्र है। शिशुनाग का पुत्र होने के साथ साथ में इसने क्या है, सत्ता के लिए अपना कुछ स्पष्ट कार्य किया था। उसने शासन को सुदृढ़ किया था। यह एक बौद्ध अनुयायी है। यह क्या है, बौद्ध अनुयायी है। और शिशुनाग हिंदू धर्म का शिव का उपासक है। हिंदू धर्म में शिव का उपासक है शिशुनाग तो। और जो काकवर्ण है, कालाशोक है, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कैसे अनुमान लगाते हैं काकवर्ण और कालाशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के कारण? भारत के इतिहास में काकवर्ण ने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। काकवर्ण ने अपने समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। इसी कारण काकवर्ण का उल्लेख हमें मिलता है। इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित करवाई थी। इस कारण इसका नाम हमें बौद्ध ग्रंथों, बौद्ध साहित्य में मिलता है। यही फैक्ट है जो कि मोस्टली हमें याद करने हैं। इन्हीं में केवल हमें छोटे छोटे यानी बहुत न्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं। शिशुनाग के, काकवर्ण के केवल न्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। तो उस अकॉर्डिंग तो ये है हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद में और गद्दी में बैठते हैं, परंतु यह बातें हैं कि कौन कौन कब कब गद्दी में बैठा कोई स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकता। और इनके बारे में हम बस इतना ही कह सकते हैं कि सत्ता में आपसी संघर्ष उस समय बहुत ज़्यादा था। और इन्हीं संघर्षों के कारण चलते हुए क्या है कि कोई स्पष्ट सत्ता उस समय उपलब्ध नहीं थी। और अस्पष्ट सत्ता होने के कारण क्या है कि शासन में अव्यवस्थाएं भी ज़्यादा थी। ठीक है, तो इन अव्यवस्थाओं को दूर करने का प्रयास तो बहुत से लोगों ने किया। शासन में देखो अब धीरे धीरे क्या है, लगभग 100 वर्ष भी शासन नहीं कर पाते और अगला शासक गद्दी पर बैठ जाता है। तो यह तो चीज़ें रेगुलरली चलती आ रही थी और आगे भी चलती रही। अब जो है कि शिशुनाग वंश का अंत होने के बाद में जो अगला जो वंश है वो गद्दी पर कौन बैठता है, वह वंश गद्दी पर बैठता है नंद वंश। अब क्या है, अगला जो शासन है वो किसका आता है, नंदों का आता है। नंद वंश का शासन काल आ जाता है। और यह जो नंद वंश का शासन काल है यह उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कालीन शासन काल माना जाता है, जिसने भारत पर यानी लगभग उत्तर भारत पर अपना राज्य स्थापित किया था। हमारा हर्यक वंश कंप्लीट हो चुका है, शिशुनाग वंश कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा मगध के उत्कर्ष में, मगध साम्राज्य में तीसरा जो वंश है वो है नंद वंश।